हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 13 के बारे में। और ये क्लास हमारी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स यूके ट्रिपल सी तथा यूके पीएससी के द्वारा जो कराए जाते हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। अगर आपने इससे पहले के दोस्तों 12 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि पुलिस, पटवारी, एसआई, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आपका जुलाई में होना है, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट पे आपको उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज और हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज और बहुत सारी मैराथन क्लासेज भी मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो आप उनको भी एक एक करके कवर अप करते रहें। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सभी वीडियोज़ रहने वाली हैं। और साथ ही साथ में आप लोग उत्तराखंड परीक्षावाणी और अजय राउत जी की पुस्तक भी पढ़ते रहें। और वहाँ से मैंने जो ऑनलाइनर क्वेश्चन की वीडियो आपको दी हुई है, जैसे कि एक 4 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की एक क्लास है मैराथन क्लास, बाकी एक 4 घंटे की क्लास है जो कि ऑब्जेक्टिव वाली है, और अजय रावत जी की जो हमारी ऑनलाइनर सीरीज हमारी चल रही है वो सारी वीडियोज़ आप लोग जरूर देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं या फ्री में भी प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो इससे पहले हमने 12 पार्ट्स में दोस्तों परीक्षावाणी के लेसन नंबर 3 जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है उसमें 152 तक के प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज से हम शुरू करेंगे 153 से आगे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक करेक्शन है, छोटा सा करेक्शन है। 132वां क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदौली कहा था। तो आई होप मैंने मतलब गलती से सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर दे दिया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में ही ये बताया था कि सल्ट को कुमाऊं का बारदौली किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो महात्मा गांधी आपको इसका आंसर करेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने बाद में ध्यान दिया तो अभी मैं करेक्शन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 से। ठीक है, 152 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था, 153 से आगे की हम बात करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। यक्ष, नाग, खासी और किन्नर। और ये प्रश्न हाल ही में दोस्तों यूके पीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और पहले भी पीसीएस प्री 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था। तो इसमें से दोस्तों हमारी जो खासी प्रजाति है इसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे यक्षों के बारे में पढ़ते हैं, नागों के बारे में पढ़ते हैं, किन्नरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन खासी या खासी प्रजाति के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खासी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खुलबुड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुलबुड़ा का युद्ध दोस्तों हुआ था कब, 1804 में। और डेट पूछेगा तो 14 मई 1804 को दोस्तों खुलबुड़ा का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था, परमार राजवंश के अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह, जिसे हम प्रद्युम्न चंद के नाम से भी जानते हैं, प्रद्युम्न शाह तथा गोरखाओं के मध्य में 14 मई 1804 को दोस्तों खुलबुड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि देहरादून स्थित खुलबुड़ा के मैदान पर हुआ था। इसी कारण इस युद्ध को दोस्तों खुलबुड़ा के युद्ध के बारे में के नाम से जानते हैं। और 14 मई 1804 को जो एक खुलबुड़ा का युद्ध हुआ था इसमें विजयी हुई थी दोस्तों किसकी, गोरखाओं की। गोरखा इस युद्ध को जीत गए थे तथा परमार राजवंश के 54वां शासक जो हमारे प्रद्युम्न शाह थे उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना दोस्तों खुलबुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 को खुलबुड़ा का युद्ध हुआ था। किसी किसके मध्य में हुआ था, परमार राजवंश के अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह और गोरखों के मध्य में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, गोरखों के साथ साथ कौन थे, बलभद्र थापा, अमर सिंह थापा, इन लोगों ने गोरखाओं का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में गोरखे जीत जाते हैं। और फिर 1804 से लेकर के 1815 तक दोस्तों हमारे गोरखे गढ़वाल पर भी शासन करते हैं। तो खुलबुड़ा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कब हुआ था, 14 मई 1804 ईस्वी को खुलबुड़ा का युद्ध हुआ था, खुलबुड़ा के मैदान पर, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, देहरादून में स्थित है खुलबुड़ा का मैदान। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संगौली की संधि कब हुई थी। तो मैंने बताया हुआ भी है आपको इसका आंसर, संगौली की संधि हुई थी दोस्तों कब, 1815 ईस्वी में। ठीक है, अब संगौली की संधि में भी आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसमें अलग अलग फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि संगौली की एक तो प्रश्न आता है कि संगौली की संधि हुई कब थी, और दूसरा प्रश्न आता है कि संगौली की संधि को स्वीकार कब किया गया था, यानी कि उसे एक्सेप्ट कब किया गया था। तो संगौली की संधि हुई कब थी दोस्तों, 28 नवंबर 1815 को दोस्तों हमारी क्या हुई थी, संगौली की संधि हुई थी कब, 28 नवंबर 1815। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था एक और डेट आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है, 2 दिसंबर 1815। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेट मिलती है, 28 नवंबर या 2 दिसंबर 1815 को हमारी संगौली की संधि हुई थी। किसके किसके मध्य में हुई थी दोस्तों संगौली की संधि, गोरखाओं के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में हमारा संगौली की संधि हुई थी। और जो ये संगौली की संधि हुई थी, ये संगौली नामक स्थान कहाँ पड़ता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो ये संगौली नामक स्थान पड़ता है कहाँ पे, चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में ये संगौली नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर हमारी संगौली की संधि हुई थी कब, 28 नवंबर 1815 को या 2 दिसंबर 1815
को, ठीक है। और किस किस के मध्य में हुई थी? गोरखों के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में। अब गोरखों का नेतृत्व तो कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि राजगुरु गजराज मिश्र और ब्रेड शॉ के मध्य में ये संधि हुई थी। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको डेट याद रखनी है 28 नवंबर 1815 या 2 दिसंबर 1815 को हमारा संगौली की संधि हुई थी। किस किस के मध्य में हुई थी? गोरखों के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में ये संगौली की संधि हुई थी। और ये संगौली नामक स्थान कहाँ पड़ता है? चंपारण बिहार में हमारा ये संगौली नामक स्थान पड़ता है। अब दोस्तों यहीं से एक प्रश्न बनता है कि संगौली की संधि को नेपाल सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को दोस्तों संगौली की संधि को नेपाल सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो परमार राजवंश का संस्थापक था कौन? कनकपाल। कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की गई थी। और कनकपाल ने भानु प्रताप, यानी कि जो उस टाइम पे चांदपुर गढ़ के शासक कौन थे? भानु प्रताप की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे परमार राजवंश की नींव डाली थी। किसने? कनकपाल ने। किसने? कनकपाल ने। याद रखना दोस्तों कब? 888 ईस्वी। कहीं कहीं आप 888 ईस्वी पढ़ते हैं और कहीं कहीं आप 688 ईस्वी पढ़ते हैं, दोनों ही सन आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जब कनकपाल ने यहाँ पे परमार राजवंश की स्थापना करी थी दोस्तों, तो उसी ने यहाँ पर एक गढ़ बनाया था जिसे हम कहते हैं कौनपुरगढ़। क्या? कौनपुरगढ़। और ये कौनपुरगढ़ कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में ही स्थित है कौनपुरगढ़, ठीक है। और परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल थे। कनकपाल ने भानु प्रताप की पुत्री से विवाह करके यहाँ पे एक नए राजवंश की नींव डाली थी, जिसे हम परमार राजवंश या पवार राजवंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और परमार राजवंश की प्राथमिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इनकी प्राथमिक राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी, जो कि चमोली जनपद में ही स्थित है, आटागाड़ नदी के किनारे। तो ये प्रश्न पूछा गया कि चांदपुरगढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आटागाड़ नदी के किनारे यह स्थित है और यहीं पर परमार राजवंश की हमारी प्रारंभिक राजधानी थी। भानु प्रताप का नाम ही कहीं कहीं आप दोस्तों सोनपाल नाम से भी इन्हें देखने को, कहीं कहीं आप इन्हें सोनपाल नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको संस्थापक कौन थे? कनकपाल थे। और सन पूछेगा तो कहीं कहीं मैंने आपको बता रखा है कि 888 ईस्वी और कहीं कहीं आपका इसका आंसर आपको 688 ईस्वी भी देखने को मिलता है। अब ये कनकपाल कहाँ से आया था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धारानगरी गुजरात से आया था और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गुज्जर देश से आया था, ठीक है। और वैसे अगर सर्वाधिक प्रमाण की अगर हम बात करें तो गुज्जर देश से आने की इसकी अधिकतम हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी कनकपाल के बारे में अगर आपको डिटेल से दोस्तों पढ़ना है तो मैंने परमार राजवंश के अजय राउत जी की किताब से डिटेल्स में वीडियोज बनाई हुई हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो रहने वाली है। इनकी प्रारंभिक राजधानी याद रखनी है कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी थी। चांदपुरगढ़ी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, परमार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? वही प्रश्न है, चांदपुरगढ़ी में परमार राजवंश की प्रथम राजधानी थी। ये चांदपुरगढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में, ठीक है। आदि बद्री के पास में ही स्थित है हमारा चांदपुरगढ़ी, 2-3 किलोमीटर के पास में, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों बनता है प्रश्न कि परमार राजवंश की राजधानी को चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? तो अजय पाल के द्वारा दोस्तों परमार राजवंश की राजधानी को चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ स्थानांतरित किया गया था, फिर देवलगढ़ से कहाँ? श्रीनगर स्थानांतरित किया गया था। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि परमार राजवंश की राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो यह अजय पाल के द्वारा किया गया, तथा देवलगढ़ से श्रीनगर भी किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? अजय पाल के द्वारा ही किया गया था। बाद में दोस्तों जब तक हमारा परमार राजवंश के अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह हमारा फुरबड़ा के युद्ध में हार नहीं जाते हैं, तब तक हमारे परमार राजवंश की जो राजधानी रहती है कहाँ पे रहती है? श्रीनगर में ही रहती है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों श्रीनगर की स्थापना का श्रेय या श्रीनगर के संस्थापक के रूप में भी अजय पाल को जाना जाता है। अब कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि श्रीनगर के संस्थापक महिपति शाह दिया गया, परीक्षावाणी में दिया गया, लेकिन जो मूल संस्थापक थे श्रीनगर के वह अजय पाल को ही जाना जाता है। उसके बाद में लेकिन अगर अजय पाल ऑप्शन में नहीं होगा तो आप महिपति शाह के साथ में भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स में ये चीज़ें मैं आपको परमार राजवंश में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी थी। किसने स्थापित कर दी चांदपुरगढ़ी में राजधानी? कनकपाल के द्वारा स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, कहाँ पर स्थापित हुआ था? चमोली में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, चांदपुरगढ़ कहाँ था? चमोली में स्थित था। भानु प्रताप यानी कि सोनपाल की पुत्री से विवाह किया था कनकपाल ने और उसी के बाद यहाँ पे एक नई राजवंश की नींव डाली थी, जिसे हम परमार राजवंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और परमार राजवंश का संस्थापक वैसे कनकपाल को जाना जाता है, लेकिन किसी किसी किताब में आप जैसे कुछ इतिहासकार हैं हमारे, मौलाराम है, राहुल चांगतनन है और शिव प्रसाद डबराल हैं, उनके अकॉर्डिंग वही मानते हैं कि अजय पाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना की गई थी, लेकिन जो कि हमारा गलत है, ठीक है। एक्चुअलिटी में अगर आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तो कनकपाल ही आपको याद रखना है। अगर कनकपाल ऑप्शन में नहीं होगा तो आप अजय पाल के साथ में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कनकपाल को ही देनी है, ठीक है, क्योंकि कनकपाल परमार राजवंश का पहला शासक था। और वहीं हम अजय पाल की बात करें तो अजय पाल दोस्तों जहाँ परमार राजवंश का हमारा 37वां शासक था। कौन सा शासक था? 37वां शासक था। बाकी देखिए इसमें बहुत सारे हमारे विवाद भी हैं कि 688 है, 888 है, धारानगरी गुजरात से आया या गुज्जर देश से आया या
जैसे कि अलग अलग हमें सूचियाँ मिलती है परमार राजवंश की, जैसे कि हार्डविक की सूची मिलती है, बैकेट की सूची मिलती है, एटकिंसन की सूची मिलती है और विलियमसन द्वारा दी गई सूची मिलती है। तो ये अलग अलग सूचियाँ हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि कनकपाल के द्वारा ही परमार राजवंश की स्थापना की गई थी। यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि परमार राजवंश के अंतर्गत प्राप्त सबसे प्राचीनतम शिलालेख या लेख कौन सा है। तो परमार राजवंश का के अंतर्गत प्राचीनतम शिलालेख जो है वो है चांदपुरगढ़ का शिलालेख। क्या है? चांदपुरगढ़ का शिलालेख। ठीक है, चांदपुरगढ़ शिलालेख। अब आपसे दोस्तों एक प्रश्न मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि ये चांदपुरगढ़ जो शिलालेख है ना, इसका उत्खनन कार्य कब किया गया था? इसका उत्खनन कार्य कब किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी चांदपुरगढ़ को चंद्रपुरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। और चांदपुरगढ़ से दोस्तों हमें ऐसा भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांदपुरगढ़ से हमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं या चांदपुरगढ़ के कितने प्रारंभिक शासक हमारे माने जाते हैं। तो चांदपुरगढ़ से हमें 36 राजाओं के दोस्तों नाम मिलते हैं जो कि प्रारंभिक परमार शासक माने जाते हैं। और कनकपाल से लेकर के आनंदपाल सेकंड तक हम यहाँ पे 1 से लेकर 36 तक के राजाओं को दोस्तों हम चांदपुरगढ़ से प्राप्त राजाओं के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो चांदपुरगढ़ से हमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 36 राजाओं के नाम मिलते हैं। उसके बाद में जब 37वां शासक होता है हमारा अजयपाल, वो अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ स्थानांतरित करता है, फिर देवलगढ़ से ही हमारा कहाँ पे श्रीनगर में स्थानांतरित करता है। आंसर हो जाएगा चमोली। अगला प्रश्न है डोलापाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो बहुत बार बता दिया दोस्तों, शिल्पकारों से संबंधित है डोलापाल के आंदोलन। और डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता के रूप में जयानंद भारती जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी? नारायण दत्त तिवारी, बीसी जोशी। अगला सी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा गोविंद बल्लभ पंत, और डी वाला ऑप्शन होगा मोहन सिंह रावत। ठीक है, तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 1914 में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा काशीपुर में की गई थी। वहीं दोस्तों आपसे अगर पूछा जाता है कि हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1906 में दोस्तों हुक्का क्लब की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। किसने करी थी? चिरंजीवी लाल शाह जी के द्वारा 1906 में हुक्का क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है, वहीं प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? काशीपुर में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1914 में की गई थी। डायरेक्टली आपको ये प्रश्न याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और अजय रावत वाली सीरीज में मैंने आपको जो ये प्रमुख हमारी सभाएं हैं जैसे कि गढ़वाल सभा, हितकारिणी सभा, जाति सभा, नाच नासिनी सभा, या जो भी हमारे छोटे मोटे पॉइंट्स थे ये मैंने आपको सब बता रखे हैं, तो आप इनको भी जरूर देख लीजिएगा। हाँ, एक और प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना दोस्तों हुई थी 1903 में। कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ही की गई थी हैप्पी क्लब की स्थापना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ था? ठीक है, यानी कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था, मतलब कहाँ घटित हुआ था, सॉरी। ठीक है, टिहरी में, जोशीमठ में, जौनसार में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकलाना जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ था सकलाना विद्रोह। ठीक है, और इस सकलाना नामक स्थान आपको बताइए कि टिहरी गढ़वाल जनपद में है। और कब हुआ था? तो 1946-47 में हमारा सकलाना विद्रोह हुआ था, 1946-47 में। ठीक है, कब? 1946-47 में, याद रखना है आपको। ठीक है, और ये एक जन आंदोलन था हमारा टिहरी रियासत को स्वतंत्र करने हेतु। ठीक है, और 15 दिसंबर 1947 को मुआफीदारों को सकलाना का शासन सौंप दिया टिहरी के जो हमारे राजा थे उस टाइम पे मानवेंद्र शाह, उनके द्वारा। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न दोस्तों ये भी बनता है कि सकलाना आज़ाद पंचायत का गठन कब हुआ था? तो ये प्रश्न भी नोट कर लीजिएगा आप। 15 सितंबर 1947 को सकलाना आज़ाद पंचायत का गठन हुआ था। कब? 15 सितंबर 1947 को। किसके द्वारा? नागेंद्र सकलानी जी के द्वारा इस सकलाना आज़ाद पंचायत का गठन 15 सितंबर 1947 को किया था। और 15 दिसंबर 1947 को ही दोस्तों मुआफीदारों को सकलाना का शासन आज़ाद पंचायत को सौंप दिया। मतलब जो मुआफीदार थे वहाँ के, उन्होंने अपना जो शासन था वह आज़ाद पंचायत को सौंप दिया। और इसके बाद बडियारगढ़, देवप्रयाग, कीर्तिनगर में भी आज़ाद पंचायतों का हमारा गठन हुआ था। तो ये सकलाना विद्रोह एक हमारा क्या था? जन आंदोलन था। ठीक है, जो कि मानवेंद्र शाह के समय पे हुआ था 1946-47 में। ठीक है, याद रखना है दोस्तों आपको, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है एग्जाम में। इससे पहले एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946-47 में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली डेट पूछा जाएगा तो वैसे 1947 सही डेट होती है, लेकिन 47 ऑप्शन में नहीं होगा। तो किताबों में आप इसे 46-47 के रूप में ही पढ़ते हैं, तो उसी रूप में आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग दोस्तों सकलाना में एक विद्रोह भी पढ़ते हैं जिसे टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हमारा सुदर्शन शाह के समय पे होता है 1835 में। ठीक है, तो टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? 1835 में हुआ था। किसके समय पे हुआ था? सकलाना, मतलब सुदर्शन शाह के समय पे वो हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस सकलाना विद्रोह की बात हो रही है ये हमारा 1946-47 वाले सकलाना विद्रोह की बात हो रही है, जो कि हमारा मानवेंद्र शाह के समय पर हुआ था, जो कि टिहरी रियासत के और परमार राजवंश के अंतिम शासक थे, और परमार राजवंश के 60वें और टिहरी रियासत के ये छठे शासक थे। कौन?
हमारे मानवेंद्र शाह, उन्हीं के समय में 1946-47 में सकलाना विद्रोह हुआ था। कहाँ घटित हुआ था? टिहरी में घटित हुआ था। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न बनता है हमारा कि कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? तो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था दोस्तों कब? 1947-48 में। ठीक है, कहीं कहीं 1947 है, कहीं कहीं 1948 है, दोनों ही नोट कर लीजिएगा। 1947-48 में हमारा कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये भी कहाँ से संबंधित था? टिहरी से ही संबंधित था कीर्तिनगर विद्रोह। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लाखों उडियार या लाखों गुफा दोस्तों हमारी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लाखों उडियार या लाखों गुफा। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो सुयाल नदी के तट पर हमारा लाखों गुफा या लाखों उडियार स्थित है, और इसे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की प्रथम गुफा चित्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर उत्तराखंड में गुफा चित्रों की सबसे पहली खोज के रूप में भी लाखों उडियार की खोज को ही जाना जाता है। और लाखों उडियार के खोजकर्ता कौन थे? तो लाखों उडियार के खोजकर्ता थे कौन दोस्तों? एम.पी. जोशी। ठीक है, एम.पी. जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी हमारे लाखों उडियार की खोज करी थी। उन्होंने कब? 1968 में लाखों उडियार या लाखों गुफा की खोज एम.पी. जोशी जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सामूहिक नृत्य को दिखाया गया है। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्र के रूप में हमें इनकी पहचान देखने को मिलती है। और जो लाखों उडियार के चित्र हैं दोस्तों, भीमबेटका गुफा के चित्रों से हमें इस गुफा के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको कि ये लाखों गुफा या लाखों उडियार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा सिको या फिर सुलेमान सिको। ठीक है, तो बता चुका हूँ ये प्रश्न में आपको कि सुलेमान सिको के द्वारा दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जब सुलेमान सिको आता है दोस्तों कब? 1658 ईस्वी में सबसे पहले जाता है कुमाऊं में। ठीक है, कुमाऊं में जाता है बाज बहादुर चंद के दरबार में, और बाज बहादुर चंद से यह शरण देने को मांगता है, तो लेकिन बाज बहादुर शाह इसे शरण नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि बाज बहादुर शाह के औरंगजेब से अच्छे संबंध थे, तो बाज बहादुर शाह इसे शरण देने से मना कर देता है। कब? 1658 में। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सुलेमान सिको कुमाऊं गढ़वाल में चाहे सर्वप्रथम उत्तराखंड में कब आया था? 1658 ईस्वी में आया था। सबसे पहले कहाँ गया था? कुमाऊं गया। कुमाऊं में बाज बहादुर चंद के दरबार में गया, तो बाज बहादुर चंद ने इसे शरण देने से मना कर दिया, और बाज बहादुर चंद ने इसको बताया कि तू भाई गढ़वाल जा, गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह का शासन है। वो उसके जो पिता थे उनके द्वारा शाहजहां के भी चक्के छुड़ा दिए गए थे, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो उसके बाद में हमारा सुलेमान सिको जाता है कहाँ पे? श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल में जाता है, और किसके दरबार में जाता है? पृथ्वीपति शाह के दरबार में जाता है, और पृथ्वीपति शाह के द्वारा उसे आश्रय भी दिया जाता है। तो वही प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिको ने दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, और सन 1658 ईस्वी में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल शहजादा सुलेमान सिको अपने दरबार के दो चित्रकारों श्यामदास और हरदास को लेकर जाता है, और श्यामदास और हरदास के द्वारा ही दोस्तों बाद में यहाँ पे गढ़वाली शैली या गढ़वाली चित्रकला शैली का विकास भी किया जाता है। उसी के बाद में इस हरदास का पुत्र होता है हीरालाल, हीरालाल का पुत्र होता है मंगतराम, और मंगतराम का पुत्र होता है मौलाराम तोमर, जिसे हम दोस्तों गढ़वाली शैली का सबसे महान चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। तो सुलेमान सिको को किस परमारवंशी शासक ने आश्रय दिया था? तो याद रखना दोस्तों, आपको किसने दिया था? पृथ्वीपति शाह ने दिया था, पृथ्वीपति शाह ने। और कौन श्रीनगर गढ़वाल में आया था आश्रय लेने? सुलेमान सिको आया था। डिटेल्स में मैं ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कालू मेहरा का संबंध किससे था? ये भी बता चुका हूं दोस्तों। क्रांतिवीर नामक संगठन से कालू मेहरा का संबंध था। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक है, और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी कालू मेहरा जी को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो प्रद्युम्न शाह दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में, जो कि 14 मई 1804 ईस्वी को हुआ था, इसी युद्ध में दोस्तों प्रद्युम्न शाह गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी के बाद में गोरखों ने यहाँ पे हमारा क्या किया था? शासन भी किया था। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों का क्या 1804 14 मई 1804 को हमारा खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी गोली से, मतलब किसने गोली मारी थी और किसकी गोली से हमारा प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी? तो अमर सिंह थापा की गोली से। ठीक है, अमर सिंह थापा ने गोली मारी थी और प्रद्युम्न शाह की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी 1804 में, 14 मई 1804 को। ठीक है, खुड़बुड़ा याद रखना है, जो कि देहरादून में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमार राजवंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह, मैंने आपको बताया भी था, जो कि टिहरी रियासत के भी अंतिम शासक थे, और परमार राजवंश के अंतिम शासक भी कौन थे? हमारे मानवेंद्र शाह ही थे। अब मानवेंद्र शाह दोस्तों आपको बताइए कि अब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, उस टाइम पे भी शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह ही थे। 1946 में ये राजगद्दी पर बैठते हैं, और 1949 तक इनका शासन रहता है, 1 अगस्त 1949 तक। ठीक है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, गढ़वाल राजवंश के अंतिम राजा थे, परमार राजवंश के 60वें नंबर के शासक थे, और टिहरी रियासत के 6ठे नंबर के शासक थे। ठीक है,
और इनके समय पे दोस्तों शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था, जो कि 28 अप्रैल 1947 को लाया गया था। ठीक है, इन्हीं के समय में दोस्तों 1947 में टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। इन्हीं के समय में दोस्तों कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था। इन्हीं के समय में दोस्तों सकलाना विद्रोह हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समय पर दोस्तों हमारा टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय भी हो गया था। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा था कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किसके समय पर हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों आपको, किसके समय पर हुआ था दोस्तों, मानवेंद्र शाह के समय पर ही हुआ था। ठीक है, और फाइनली 1 अगस्त 1949 को हमारा टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1959 से लेकर 2004 तक ये 8 बार टिहरी गढ़वाल से सांसद भी रहे थे। ठीक है, सांसद भी रहे थे। ठीक है, और अगर आपको इनके बारे में डिटेल से सब कुछ चीज़ें जाननी है तो आप परमार राजवंश की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्यानी किसका प्रतीक है, तो गोरखों के अत्याचार को दोस्तों गोरख्यानी या फिर गोरख्याली नाम से जाना जाता है। तो अत्याचार यानी कि क्रूरता, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोरखों की क्रूरता को या गोरखों के अत्याचार को उत्तराखंड में गोरख्यानी या गोरख्याली भी होता है दोस्तों, गोरख्याली नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो प्रजामंडल की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रजामंडल की स्थापना आप लोगों को बताइए दोस्तों कब की गई थी, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में दोस्तों, ये की गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों हमारा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कत्यूरी राजवंश के प्रमुख या कत्यूरी राजवंश के स्रोत के रूप में हम पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को जानते हैं। और ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका ताम्रपत्र है दोस्तों, ललित सूरदेव का ताम्रपत्र या ललित सूरदेव के अभिलेख के रूप में इस पांडुकेश्वर अभिलेख या पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को जाना जाता है, जो कि कत्यूरी राजवंश के ताम्रपत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के संपादक कौन थे, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। कॉल हॉर्न पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के क्या थे, संपादक थे। ठीक है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है, कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस कत्यूरी शासक का है, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र के रूप में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को जाना जाता है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो हमारा है या पांडुकेश्वर जो हमारा अभिलेख है, यहाँ से हमें मुख्यतः कितने 5 अभिलेख देखने को मिलते हैं पांडुकेश्वर से। पांडुकेश्वर से कितने अभिलेख मिले हैं, 5 अभिलेख हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र दोस्तों हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की लिपि क्या है, अगर लिपि पूछेगा दोस्तों तो लिपि याद रखनी है आपको, क्या लिपि है, कुटिला लिपि है। कुटिला लिपि है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की, क्या कुटिला लिपि। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वाला। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और ये पांडुकेश्वर नामक स्थान किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो चमोली जनपद में ही स्थित है पांडुकेश्वर नामक स्थान, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो बता रखा है आपको ये प्रश्न पहले ही कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन है वह केदार खंड के अंतर्गत आता है। और स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का जो वर्णन है वह मानस खंड के अंतर्गत आता है, कुमाऊं मानस खंड और गढ़वाल केदार खंड। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, शाह, अशोक, मौर्य या फिर कुलिंद। तो अल्मोड़ा मुद्राएं दोस्तों बहुत बार एग्जाम में मैंने आपको बता भी रखा है, एग्जाम में ही पूछा चुका है। तो कुलिंद राजवंश से संबंधित है क्या, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग प्रकार की मुद्राएं पढ़ते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं भी हमने पढ़ी हैं, और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी हमें मिली हैं। ये तीनों प्रकार की जो मुद्राएं हैं या कुलिंद राजवंश की मुद्राएं हैं, याद रखना, अल्मोड़ा मुद्राएं, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर मुद्रा। ठीक है, ये हमारी तीनों क्या हैं, कुलिंद राजवंश की मुद्राएं हैं। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि कुलिंद राजवंश से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी मुद्रा में हमें द्विलिपि लेख मिलते हैं। ठीक है, 2 लिपियों में लिखे गए लेख मिलते हैं। तो अमोद्यभूति प्रकार की जो मुद्रा है दोस्तों, अमोद्यभूति मुद्रा, इसमें हमें द्विलिपि लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है इसे सबसे प्राचीन मुद्रा के रूप में जाना जाता है कुलिंद राजवंश की। और उत्तराखंड से प्राप्त सबसे पहले सिक्के ऐसा माना जाता है कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के ही थे, जो कि ताम्र धातु की मुद्रा है। ठीक है, इसमें ब्राह्मी लिपि में कुलिंदोपश्य शब्द लिखा गया है। ठीक है, वैसे अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा है, ये ताम्र और रजत की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ पे राज्य तथा राजा अमोद्यभूति शब्द लिखा गया है, और यहाँ पे अमोद्यभूति को महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई है। और 2 लिपियों में हमें यहाँ पे लेख मिले हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा में याद रखना है दोस्तों आपको, द्विलिपि लेख किस मुद्रा में मिले हैं, अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा में मिले हैं। कौन कौन सी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में तांबे की मुद्रा है। ठीक है, और श्री महात्मान छत्रेश्वर शब्द इसमें लिखा गया है, किसमें, ब्राह्मी लिपि में।
याद रखना है आपको, ठीक है। तो मध्यवर्ती प्रकार की मुद्रा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें द्विलिपि लेख देखने को मिले हैं। बाकी कुलिंद राजवंश उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश था, और वहीं कत्यूरी राजवंश हमारा या कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। अगला प्रश्न है, कालची का शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये तो दोस्तों बच्चों वाला प्रश्न है। कालची का शिलालेख हमारा अशोक के शिलालेख के रूप में हम कालची शिलालेख को जानते हैं, ठीक है। और कालची नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? हमारा देहरादून जनपद में स्थित है कालची नामक स्थान, यमुना और टोंस नदी के संगम पर। तो सम्राट अशोक के संबंधित शिलालेख है कालची शिलालेख, ठीक है। और कालची शिलालेख की खोज सन 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी। जॉन फॉरेस्ट या फॉरेस्टर, जॉन फॉरेस्टर द्वारा कालची अभिलेख या कालची शिलालेख की खोज की गई थी 1860 में। और ये अशोक के शिलालेख के रूप में इस कालची शिलालेख को जाना जाता है, जिसमें पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसी पुलिंद शब्द से हमें कुलिंद राजवंश की जानकारी भी मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में इस कालची अभिलेख को जाना जाता है। और कालची अभिलेख में कौन सी भाषा में लेख मिलते हैं? हमें प्राकृत भाषा में। याद रखना है दोस्तों, प्राकृत भाषा में लेख मिलते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कालची जो स्थान है यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी लिपि में लिखे गए लेख मिलते हैं? हमें यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए लेख हमें यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। और कालची अभिलेख में उत्तराखंड के निवासियों को क्या कहा गया है दोस्तों? पुलिंद कहा गया है। उत्तराखंड के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, और इस पूरे क्षेत्र को, उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। सभी प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो दोस्तों 172 तक हमने आज के वीडियो में प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज के आपके होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं कि कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, और गढ़वाल के परमार वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। और ये 3 प्रश्न। बाकी एक चौथा प्रश्न ये है कि ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितनी भी चीज़ें दोस्तों डिटेल से मैं आपको बता सकता था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल्स में इनमें से कई सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें। बाकी अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आप उनको भी जरूर देख लें। आपका आगामी एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो सभी वीडियोज़ रहने वाली हैं। बाकी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 15 जून से हमारा प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच भी शुरू होना है, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तराखंड पुलिस एसआई, पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए शुरू होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।